अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर कर दी है और वाज़ेह हो रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले की तवक्को ही नहीं कर रही थी। कल मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बयानात देते नजर आए और आज हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त में अदालती हुक्मनामे पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अभी भी इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि अदालती फैसले पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात की है, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने भी सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात की है आज हुकूमत की जानिब से। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान से मुताल्लिक़ अदालती हुक्म कानूनी गलतियों का शिकार है, इसलिए उस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। दरख्वास्त में मज़ीद लिखा है कि सज़ा याफ्ता कैदी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मामला जेल रूल्स के तहत आता है। जेल रूल्स के रूल नंबर 197 के मुताबिक जब किसी सज़ा याफ्ता ज़ेर समात कैदी को किसी ऐसे ऑपरेशन या खुसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर अस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी हो जो जेल के अंदर मुनासिब तौर पर फराहम नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मामलात में हुकूमत के अहकामात IG पुलिस के ज़रिए हासिल किए जाएंगे। तहम हंगामी हालात में जेल का सुप्रिटेंडेंट हुकूमत की मंजूरी का इंतज़ार किए बगैर खुद मंजूरी दे सकता है। अगर सुप्रिटेंडेंट ऐसा करता है तो उसे फौरी तौर पर IG के ज़रिए हुकूमत को रिपोर्ट करना होगा। जब किसी सज़ा याफ्ता या ज़ेर समात कैदी को सिर्फ बैरूनी मरीज़ की हैसियत से इलाज या एक्सरे के मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया जाए तो जेल सुप्रिटेंडेंट खुद इसकी इजाज़त देने का इख्तियार रखता है। जेल सुप्रिटेंडेंट को मंजूरी देने का जो इख्तियार हासिल है वो उन मामलात में लागू नहीं होगा जहां किसी कैदी को किसी दूसरे स्टेशन के अस्पताल मुंतकिल करना हो। ऐसे मामलात में IG पुलिस की पेशगी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी होगी। अगर IG पुलिस हुकूमत की मंजूरी से पहले कैदी को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की इजाज़त देता है तो वो फौरी तौर पर हुकूमत को रिपोर्ट करेगा। तमाम ऐसे मामलात में जहां किसी कैदी को ऑपरेशन के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए उसे ऑपरेशन के मुकर्रर वक्त के जितना करीब मुमकिन हो अस्पताल ले जाया जाए और जैसे ही मुमकिन हो उसे वापस जेल के अस्पताल में ले आया जाए। जेल से बाहर के अस्पताल में दाखिल तमाम कैदियों की हिफाजत और निगरानी पुलिस के जरिए हर हाल में की जाएगी। जेल से अस्पताल लाए जाने वाले कैदियों के इलाज और अस्पताल के तमाम अखराजात महकमा सेहत बर्दाश्त करेगा। इसके बाद अपील में मजीद कहा गया है कि वज़ाहिर यह कानूनी शक सुप्रीम कोर्ट के इल्म में नहीं आ सकी, जिसके नतीजे में कानूनी गलती पैदा हो गई। अगर अदालत इस कानूनी शक को मद्देनज़र रखती तो ऐसा हुक्म जारी ही नहीं किया जा सकता था, लिहाजा इस हुक्म पर नज़रसानी की जानी चाहिए। हुकूमत ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त में मजीद लिखा है कि अपील पहली मरतबा मुकर्रर हुई थी और बेंच की जानिब से समात का कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया था, ना ही अदालत ने अपील करने की इजाज़त दी थी। दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से एक अहम सवाल उठाया गया था और अदालत में मौजूद कानूनी अफसर ने भी ये मामला उठाया था। इसके बावजूद अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के इस अहम सवाल को मौखर कर दिया और एक रिपोर्ट की बुनियाद पर यह राय कायम कर ली कि रिपोर्ट इमरान खान की सेहत बिगड़ने की निशानदही करती है। हालांकि रिपोर्ट में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं थी जिससे यह जाहिर होता हो कि इमरान खान की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मद्देनज़र नहीं रखा कि इमरान खान का बाकायदगी से तिब्बी मुआयना किया जाता रहा और मुतअद्दिद मरतबा मेडिकल बोर्ड ने उनका इलाज भी किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बारहा करार दे चुकी है कि अदालत को ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जिनके लिए फ़नी और पेशावराना महारत दरकार होती है, क्योंकि अदालत के पास इस नौइयत की महारत मौजूद नहीं होती है। हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त के मुताबिक मौजूदा हालात में अदालत के लिए मुनासिब तरीका यह है कि मेडिकल रिपोर्ट पर किसी तिब्बी माहिर से राय ली जाती और इसके बाद यह फैसला किया जाता कि आया रिपोर्ट इमरान खान की हालत में किसी खराबी या बिगाड़ की निशानदही करती है या नहीं करती। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता कैदी हैं और उनके साथ कानून के मुताबिक दूसरे तमाम सज़ा याफ्ता कैदियों की तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। अदालती हुक्म मज़कूरा वाला मौक़िफ़ और निकात को मद्देनज़र रखे बगैर जारी किया गया, इसलिए इसे कानूनी करार नहीं दिया जा सकता और इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए। किसी मुकदमे की समात करने वाली अदालत उबूरी मरहले पर सिर्फ ऐसा रिलीफ दे सकती है जो आर्जी और दरमियानी नौइयत का हो और किसी भी सूरत में उबूरी मरहले पर हतमी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इमरान खान की जानिब से की गई चारों दरख्वास्तें उबूरी इक़दाम के तौर पर मुकम्मल तौर पर मंजूर कर ली गई। इस तरह अदालत ने जवाब दहिंदा को नोटिस दिए बगैर ही मुकदमे के इब्तिदाई मरहले में उबूरी सतह पर पूरे तनाज़े का फैसला कर दिया है। अब फैसला करने के लिए कुछ भी बाकी ही नहीं रहा है। कानून इस तरीक़ाकार की इजाज़त नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ऐसे तरीक़े को नापसंद किया है। लिहाजा अदालती हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाज़े किए गए कानून के तयशुदा उसूल की खिलाफ वर्जी है, इसलिए उसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। किसी सज़ा याफ्ता कैदी के निजी अस्पताल में इलाज का हुक्म देना और वो भी ऐसी रिपोर्ट की बुनियाद पर दे देना जिसमें ऐसी कोई हालत जाहिर नहीं होती जो फौरी इलाज का तकाजा करती हो, पूरे फौजदारी निज़ाम इंसाफ को शदीद तौर पर मुतासिर करेगा। इसी तरह की सूरत हाल रखने वाले दीगर सज़ा याफ्ता कैदी भी
जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान को दी जाने वाली इसी खुसूसी सहूलत का मुतालबा कर देंगे। लिहाजा अदालती हुक्म इम्तियाजी नौइयत का भी है, क्योंकि इसी तरह की सूरत हाल रखने वाले दूसरे कैदियों को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज की यही सहूलत फराहम नहीं की गई है। अगर अदालती हुक्म वापस ना लिया गया तो इससे ऐसे कैदियों की एक बड़ी तादाद के लिए इसी तरह का रिलीफ हासिल करने का रास्ता खुल जाएगा। हालांकि मौजूदा कानून के तहत ऐसा रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालत इस हकीकत को भी मद्देनजर रखने में नाकाम रही कि दरख्वास्त गुजार इस मामले में ना तो फरीक था और ना ही हुक्म जारी करने से पहले दरख्वास्त गुजार को कोई नोटिस जारी किया गया था। सिर्फ इसी बुनियाद पर ज़ेर एतराज़ हुक्म वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये फितरी इंसाफ के उसूल की खिलाफ वर्जी है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा था कि हम अदालत का फैसला बिल्कुल तस्लीम करते हैं और इस पर अमल भी होगा। ये बड़ा मुतवाज़न फैसला है और जिस लेवल पर यह फैसला हुआ है, जेल अथॉरिटीज़ और इंतजामिया के पास गुंजाइश नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद किसी भी डायरेक्शन को अवॉइड करें। लेकिन फिर कल रात ही वफाकी वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया था और आज न सिर्फ हुकूमत ने अदालती फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है, बल्कि वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने यह सवाल भी उठा दिया है कि क्या किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में भेजा जा सकता है और क्या हर कैदी को यह हक हासिल है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अदालत ने अगर फेवर दिया है तो अच्छा किया है, लेकिन इमरान खान वापस वहीं जाएंगे जहां से आ रहे हैं। क्या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेसिफाई हो सकता है? नहीं, क्या हर कैदी को यह हासिल है? उस हवाले से एक कानूनी जो है वो मामला है। अगर आप रिपोर्ट्स मुलायजा करें जो पेश की गई हैं, पाकिस्तान के हर जवान की रिपोर्टें इसी तरह की। अदालत ने अगर फेवर दी है तो अच्छा किया। खुद ही कहानियां बनाते हैं, पहले हस्पताल जाएगा, फिर बनीगाला जाएगा, फिर नथिया गली जाएगा, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ये वापस वहां ही जाएगा जहां से आया है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अब भी इस उम्मीद का इजहार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा और इस सिलसिले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत पीटीआई रहनुमाओं ने मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात भी की है। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद होगा और मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस ऑर्डर पर अमल दरामद होने दिया जाए। जबकि सलमान अकरम राजा ने हुकूमत की जानिब से नज़रसानी की अपील दायर होने पर कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक सोचा समझा फैसला है और ये इतनी आसानी से तब्दील नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ज़रूर एक रिव्यू फाइल किया, लेकिन रिव्यू का नंबर अभी अलाट नहीं हुआ है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें। अब इसमें मजीद मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। खान साहब हॉस्पिटल में किसी सूरत शिफ्ट नहीं हो रहे किसी डील के तहत, सिर्फ और सिर्फ इलाज की खातिर हो रहे हैं। खान साहब का इलाज वहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। ये हमारा पहले से मुतालबा था कि वो उनके ज़ाती मालिजीन हो, उनके फैमिली मेम्बर हो, वो इस हॉस्पिटल में शिफ्ट हो। जो हमारे जमात से रिलेटेड वाबस्ता जो लोग थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई करीब तर तक ना जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ताकि कोई किसी को एक्सक्यूज़ ना मिले, किसी किस्म की दुश्वारी ना हो खान साहब के हॉस्पिटल शिफ्ट होने में या उसके ड्यूरिंग स्टे, ताकि खान साहब का इलाज प्रॉपर हो। हुकूमत ने जो आज अपील फाइल की है, इसके ऊपर आपका क्या लगता है? कि हुकूमत ये अच्छा अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वेल कंसिडर्ड सोचा समझा फैसला है, वो इतनी आसानी से तब्दील नहीं होने वाला। सूरत दीगर कोई एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे? बिल्कुल, हम तो एहतजाज कर ही रहे हैं, वो अमल जारी है, जारी रहेगा, लेकिन हमें तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होगा। इसके अलावा आज ज़राए से यह खबर भी सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल में इमरान खान से पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मुलाकात हुई थी। जबकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात की है, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एक अच्छा आगाज़ है। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का कम्युनिकेशन गैप दूर हो गया। इलाज किसी भी कैदी का हक होता है और बेहतर यह होता कि इमरान खान के इलाज से मुतालिक हुकूमत खुद कदम उठाती। जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस मुलाकात पर कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई और अपोजिशन लीडर के साथ कम्युनिकेशन बहाल हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि सूबों से मुतालिक हम जोर ज़बरदस्ती से ना पहले माने हैं ना आइंदा मानेंगे। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसा नून लीग कर रही है? अब हम इस मूड में हैं कि नून लीग के साथ ताउन नहीं करना। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफाक राय से पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ना पहले माने हैं, ना आज मानेंगे, ना कल मानेंगे। जहाँ इत्तफाक राय मौजूद नहीं है, जो इत्तफाक राय सियासी जमातें अगर पैदा करना चाहते हैं वो कोशिश भले करें। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसे सलूक किया जाता है? मेरा पार्टी ने ये फैसला किया कि नून लीग के साथ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, लेजिस्लेशन के हवाले से, आम इश्यूज़ के हवाले से तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा एतराज़ात को एड्रेस ना किया जाए। हम इस मूड में हैं कि हमने इनके साथ तावन नहीं करना। कोई ऐसा एक कानून आ जाए जो कि कौमी मफाद का हो, जो ऐसा इशू हो जो हम मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस लिमिटेड इश्यूज़ के हद तक कोऑपरेट कर सकती है। लेकिन अगर हमारा एतराज़ात को एड्रेस करने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि मेरा एक मेंबर भी जाके उनका कोई एक लेजिस्लेशन पास करे। अगर किसी तरीके से पास करे भी सही तो खुद जाके वालिद साहब को, सदर पाकिस्तान को मना लें या वो दस्तखत भी कर ले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर होंगे मगर दाल में कुछ काला है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है होगा, लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने आज नहीं तो कल आ जाएगा। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कह रहे हैं दाल में कुछ काला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि दाल काली है। जो कुछ काले की उन्होंने निशानदेही की है वो इंशाल्लाह मिल के हम निकाल देंगे। और जिन तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने ज़िक्र किया है, हमें इसके ऊपर पूरा यकीन है कि उनके बाज़ लोगों ने जो आज़ाद कश्मीर में कामयाब नहीं हो सके, उन्होंने अपनी नाकामी के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वो गलत ब्रीफ किया है। मगर राना साहब जब दाल में काले की बात है, आपने कहा मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि दाल 800 वोटों से भी जो है वो हार जीत के फैसले हुए हैं। आपने जो कहा कि दाल मुकम्मल तौर पर काली नहीं है, ज़ाहिर वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात की बात कर रहे थे, मगर जो कुछ काला है अगर वो पहले नहीं था तो ये दाल के काले होने का आगाज़ नहीं है राना साहब, जिसमें पीपल्स पार्टी का आपसे दूर होना, पीटीआई के करीब होना, इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना जो बहुत अरसे से नहीं मिल रहा था, तो काले को आप निकाल फेंकेंगे या ये काला पूरी दाल को काला कर देगा? नहीं, ये काला जो है ना, ये वक्तन फ़ौक्तन जो है ये पैदा होता रहता है, पहले भी होता रहा है और ये इसको निकाल दिया जाता है और यही कामयाबी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि हालात ऐसे स्मूथ तो नहीं चलते इन बिटवीन कोलिशन पार्टनर्स। रोज़ कोई ना कोई जो है वो मसले मसाइल पैदा होते हैं और उनके ऊपर जो है वो बड़े तदब्बर के साथ और दनाई के साथ जो है वो बैठ के उनको रिज़ॉल्व कर दिया जाता है। मतलब और क्योंकि बात इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ताल्लुकात की हो रही है, वो जो काला है वो क्या है? लाइक जो सेम पेज था उस पर कोई धब्बा पड़ गया है, थोड़ा सा फट गया है पेज, क्या हुआ है? नहीं देखें, इसमें सेम पेज वाला मामला जो है वो है ही नहीं। इसमें देखें अस्करी क़यादत जो है और जो सियासी क़यादत है वो मिल के, और उस सियासी क़यादत में प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है वो आइनी सरबराह हैं इस मुल्क के। तो अस्करी और सियासी क़यादत ने पूरे खलूस के साथ और पूरी कमिटमेंट के साथ जो मुल्क की खिदमत की है, उस खिदमत का ये और उस खलूस नीयत का ये सिला है कि आपको अस्करी महाज के ऊपर भी कामयाबियाँ मिली हैं और ऐसी कामयाबियाँ मिली हैं कि जिनकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया में जो है वो आपका एक ऐसा जो है वो आपका तशख़्ख़ुस और आपकी ताकत का जो है वो एक ऐसा तसर उभरा है कि लोग अब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आपके साथ मुआहदे कर रहे हैं। इसी तरह से डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर जहां आपको दहशतगर्द स्टेट के तौर पे देखा जाता था, समझा जाता था, आपको अब अमन का पासबान के तौर पे जो है वो पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और इससे इंशाअल्लाह ताला इकनॉमिकल एवेन्यूज़ भी जो है वो नियर फ्यूचर में जो है वो खुलेंगे और हमारी वो मुश्किलात जो हैं वो भी आसान होंगी। तो इस खलूस से नीयत से काम करने को जो है की बात हो रही है। कल ऐसा लग रहा है राना साहब के कल आप लोग बड़े हैरान हुए अचानक, क्योंकि सबका एक मौक़िफ़ नहीं था। आपने तो कहा कि अदालत का फ़ैसला बिल्कुल तस्लीम है, इंशाल्लाह इस पर अमल भी होगा, ये बड़ा बैलेंस फ़ैसला है जिस लेवल पर ये फ़ैसला हुआ है। जेल अथॉरिटी और इंतज़ामिया के पास गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की किसी भी डायरेक्शन को अवॉइड करे। आप जिसे बैलेंस कह रहे थे वज़ीर क़ानून थोड़ी देर बाद उसी पर तनकीद कर रहे थे, आज उसे चैलेंज भी कर दिया गया है। नहीं देखें, मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो हक़ाइक़ और जो रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़
जजेस या बेंच के सामने पेश की गई, उन्होंने उन रिपोर्ट्स के मेरिट के ऊपर जो है उन्होंने जो है वो फ़ैसला किया है। और मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि हुकूमत जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर जो है वो अमल करेगी, और ये फ़ैसला किसी सियासी अमल के नतीजे का शाखसाना नहीं है। जिस तरह से कल से मीडिया भी और बाकी लोग भी इस बात के ऊपर लगे हुए हैं कि जी इससे तो अब ये मतलब है, इससे तो ये हो गया, फ़लाँ मुलाकात की वजह से हो गया, ये NOC हो रहा है, ये जो है वो फ़लाँ वजह से हो रहा है, इसमें कोई और वजह जो है वो शामिल नहीं है और ना ये किसी सियासी अमल का नतीजा है। जो बात वज़ीर कानून ने की है, देखें उसमें अगर एक लाइन आती कि स्पेसिफ़िक सर्कमस्टांसेस में ये फ़ैसला किया गया है और ये फ़ैसला जो है किसी और केस के ऊपर लागू नहीं होगा, तो ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाता। अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तमाम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। सुबह 500 एप्लीकेशन आ जाएगी कि जनाब हम जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। वो कोर्ट्स जो है उनके पास कोई उज़र नहीं होगा कि वो उसके ऊपर जो है वो ये फ़ैसला ना करें कि ठीक है जी आप भी जाएँ और जाके इलाज करवाएँ और ख़र्चा जो है वो अपना खुद बर्दाश्त करें। तो इस क्लैरिटी के लिए इस क्योंकि ये बात 2019 में को क्लियर करने के लिए रिव्यू दायर किया है, रिव्यू के ऊपर जो फैसला होगा उसको गवर्नमेंट तस्लीम करेगी। ये बात 2019 में तहरीक इंसाफ भी कहती थी ना, मगर फिर कितने लोगों ने ये फ़ायदा उठाया कि नवाज शरीफ साहब को जो 8 हफ्ते की बेल दी गई थी और उसके बाद उन्हें बाहर जाने की भी ECL में से नाम निकालने के बाद इजाज़त दी गई थी। हुकूमत ने कहा कि आप 7-7.5 अरब रुपए की जो बेल है वो दें, मगर फिर अदालत ने उसको भी ख़त्म कर दिया और नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी गई, फिर वो वापस भी नहीं आए, वो कहकर गए थे आएंगे, एफिडेविट दिया गया था। तो ये उसके बाद किसने अवेल कर लिया पाकिस्तान में? किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान में तो सियासी मुकदमात होते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। तो आज इमरान खान नहीं, फिर यही तो बात है ना, आपको उस केस को या उस फैसले को अगर आप नहीं पढ़ सके तो आप उसको ज़रूर देखें। आप पढ़ा है, बार पढ़ा है, हर चीज़ को तैयारी करके बात करते हैं। मैंने जितनी तैयारी की मैं उस हिसाब से आपको ये भी बता देता हूँ कि फिर हुकूमत ने उनका नाम 16 नवंबर को ECL से हटाया, 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब चले गए और फिर 1 सितंबर 2020 को उन्हें सरेंडर करने को कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद 15 सितंबर 2020 को नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए गए नवाज शरीफ साहब के। 2 दिसंबर 2020 को उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया। वो नहीं आए, मगर वो आए जब 2023 में जब मामला सही हो रहे थे उनके। वो गलत इशू किए गए क्योंकि उनको इलाज के लिए भेजा गया था। जब तक उनका इलाज कंप्लीट नहीं होना था, उनको डॉक्टर ने अलाउ नहीं करना था, उस वक्त तक उनको वहाँ पे स्टे करने की इजाज़त थी और वो इजाज़त जो है वो बैक्ड बाई लीगल और कोर्ट अदालत ने 4 हफ्ते के लिए मुल्क से जाने की इजाजत दी थी, जो कि मैं आपको वो 4 हफ्ते में नहीं आया, बहुत अरसे बाद है। सुन ले, वो आज उसके बाद किसी को नहीं दी। सुन तो लेना, ये भी 4 हफ्ते की। 4 हफ्ते में इलाज मुकम्मल हो जाता, वो 4 हफ्ते में आ जाते, 4 साल में होता 4 साल में आ जाते। जब कंडीशन ये थी कि वो इलाज की गरज से जा रहे हैं, इलाज जब कंप्लीट होगा, डॉक्टर अलाउ करेगा, वो वापस आएंगे। अब देखिए उसी वक्त हुआ जब इमरान खान की हुकूमत गई, फिर अक्टूबर 2023 में आए, वो चले वो लेने के बाद वो आप इसको अदरवाइज इंटरप्रेट जैसे आप उसको अदरवाइज जैसे भी इंटरप्रेट करें, लेकिन हमें जब डॉक्टर ने अलाउ किया तो हम वापस आ गए। अब देखिए इसमें होता ये है कि जो आदमी जेल में हो, वो कन्विक्ट हो, तो उसको पहले तो जेल का हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज उसका होना ज़रूरी है लॉ के मुताबिक। अगर वहाँ से डॉक्टर ये लिखे कि इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है तो इसको बाहर ले जाया जाए, तो वह बाहर सरकारी हॉस्पिटल में लाया जाता है। और वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर्स वहाँ पे ये राय दें कि इसका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है, ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुमकिन है या बैरून मुल्क मुमकिन है, तो उसके मुताबिक जो है वो फिर उसको भेजा जाता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को हालांकि उनका अपना हॉस्पिटल है लाहौर में शरीफ मेडिकल सिटी, लेकिन उनको सर्विसेज ले जाया गया था एक सरकारी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनकी वो रिपोर्ट्स जो है वो तैयार हुई थी, जो उनके हार्ट का जो प्रोसीजर। तो साहब 1 महीने के लिए अगर अदालत ने ऑर्डर दे दिया, इस पर अमल होगा और 1-2 दिन में या नहीं होगा, या फिर तहरीक इंसाफ को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? अमल होगा नहीं होगा?
देखें, अदालत के फ़ैसले पे बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो अमल करने का इरादा भी रखती है और अमल करेगी। ये इसमें जो एक टेक्निकल हिच है उसके ऊपर क्लैरिटी के लिए रिव्यू दायर किया गया है। मेरा ख्याल है कि उसका कल ही जो है वो उसकी समाअत हो जाएगी और उसके बाद क्लैरिटी हो जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर अमल होगा। बहुत शुक्रिया राना सनोरा साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ सीनियर साहब ज़िक्र हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, कल मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे थे इस फैसले के हवाले से, फिर हुकूमत ने चैलेंज करने का ऐलान किया है। अभी तक इमरान खान साहब को नहीं ले जाया गया है। दो सवाल पैदा होते हैं, क्या हुकूमत हैरान हो गई अचानक, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फैसला आएगा, और क्या उनका इस पर अमल दरामद करने का कोई इरादा नहीं है? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और फैसले पे अमल दरामद ना करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हुकूमत के लिए, क्योंकि अगर आज रात को या कल सुबह तक इस फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो उसके बाद यकीनन तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत से कहेगी जी कि आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। तो मेरी जो हुकूमत के कुछ अहम वज़रा से बात हुई है वो ये कह रहे हैं जी कि हम इस फैसले पे अमल दरामद तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट को ये सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है ये फ़ैसला उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता था। ये हुकूमत का इख्तियार था कि इमरान खान साहब को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाए, तो ये हुकूमत का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर आप जो रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की गई है उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह तौर पे कही गई है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अडियाला जेल से जो शिफा हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल करने या कम से कम उनको चंद घंटे के लिए वहाँ लाकर उनका चेकअप करवाने की तैयारियाँ मुकम्मल हैं साहब। और इस सूरत में सामने तो हुकूमत यही कह रही है कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सेम पेज बरकरार है। बिलावल ने ज़रूर ज़रा कुछ ना कुछ शकूक व शुबहात का इजहार किया है। आप समझते हैं कि सब वाकई ठीक है या कुछ ना कुछ है? तहरीक इंसाफ जो अपने एहतजाज को लेकर 27 सितंबर को डिमांड कर रही थी वो तो तकरीबन तमाम डिमांड्स ही पूरी हो गई। देखें, तमाम डिमांड्स अभी पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर बात है वो डिमांड्स उस वक्त पूरी होंगी जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा और फिर 16 सितंबर के बाद दोबारा जो है इस पिटीशन की हेयरिंग होगी। तो देखते ये हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत की रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन करती है या नहीं करती। तो अगर कल सुबह तक एंटरटेन नहीं करती सुप्रीम कोर्ट तो फिर तो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है कि उसने हर सूरत में इस फैसले पर अमल दरामद करना है। देखें, जब येस्टरडे यानी कि जो कल गुजर गया है इस केस की हेयरिंग हो रही थी तो वहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान साहब, उन्होंने इस पिटीशन की मुखालफत की थी। उन्होंने इसमें ये भी यहाँ तक कहा थी कि मुझे तो नोटिस भी नहीं दिया गया, मैं तो खुद ही आ गया हूँ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इम्प्रेशन के हुकूमत जो है उसने कोर्ट में तो इसकी मुखालफत नहीं की लेकिन बाद में रिव्यू पिटीशन दायर करी है, ये बात बिल्कुल गलत है। हुकूमत ने कोर्ट में भी इसकी मुखालफत की थी और अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है उनके बारे में कुछ सवालात भी उठाने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन इस मरतबा तहरीक इंसाफ ये सवालात नहीं उठा रही। इस मरतबा जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं उनकी तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं अगर उनसे वज़ीर आज़म लीगल ओपिनियन मांगेंगे तो वो यही लीगल ओपिनियन देंगे कि ठीक है हमने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल कर दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि आप देखें तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म डिसक्वालीफाई होते रहे हैं। साहब, और ये भी बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साहब का, अचकज़ई साहब से मिलना, फिर तहरीक इंसाफ का वफ्द वहाँ मौजूद होना, फिर ये कहना कि ये हुकूमत एतराज़ात तो सुनना दूर की बात रब्ता तक नहीं करती, इसलिए पीपल्स पार्टी अब नून लीग की हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेगी, और ये अगली तरामीम के पस मंज़र में भी वो ये बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PTI के करीब आने, पीपल्स पार्टी और नून लीग के और दूर जाने के कितने इम्कानात हैं? बिलावल साहब ने जो आज गुफ्तगू की है वो उन्होंने बड़े मुहतात अंदाज में गुफ्तगू की है। अपने जो उनके अंदर के जज्बात और एहसासात हैं उनको काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है और मेरी इतला के मुताबिक कल मीटिंग करना चाह रहे थे वो अचकज़ई साहब के साथ भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी।
तो कल उनको उनकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं उन्होंने मशवरा दिया कि अभी ज़रा आप इंतज़ार करें, 1-2 दिन देख लें, उसके बाद हम मुलाकात करेंगे। तो आज भी उन्होंने कोई इतनी सख्त गुफ्तगू तो नहीं की, लेकिन ये तो उन्होंने ज़रूर कहा है कि अब मुस्लिम लीग नून के साथ जो लेजिस्लेशन यानी कानून साजी के मामलात हैं उस पर हम ताउन नहीं करेंगे। अब उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मेरी जो इतला है उसके मुताबिक कल परसों अगले 2 दिन के दौरान और उसके बाद अगले हफ्ते बहुत से बिल आने वाले हैं। उसमें कुछ बिल ऐसे भी हैं जिनके बारे में हो सकता है कि पीपल्स पार्टी कहे कि हम नेशनल इंटरेस्ट में इन बिल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो भले कहें कि हम नेशनल इंटरेस्ट में इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर तहरीक इंसाफ ने उसी नेशनल इंटरेस्ट में उनको सपोर्ट ना किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, तो फिर जो बिलावल साहब की जो आज की गुफ्तगू है उसका तासुर ज़ायल हो जाएगा। तो बिलावल साहब जो हैं वो इस वक्त एक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं, और एक तरफ उनके जो वालिद साहब हैं वो पाकिस्तान के सदर ममलकत हैं, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उस चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में शामिल है। तीसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के पार्टनर हैं, और 2 गवर्नर भी हैं जो वफाक ने पीपल्स पार्टी के 2 सूबों में लगाए हुए हैं। तो इस सूरत हाल में बिलावल साहब अगर मुस्लिम लीग नून के साथ कानून साजी के मामले में ताउन नहीं करते तो अल्टीमेटली तो फिर उनको तहरीक अदम-ए-एतमाद की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक अभी तक महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस मामले पे पूरी तरह बिलावल साहब के साथ ऑन बोर्ड नहीं है। वो देख रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में कौमी असम्बली में जो कानून साजी का अमल है इसमें पीपल्स पार्टी क्या करती है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्योंकि अभी तक अमली तौर पर हुकूमत की इत्तेहादी है, तो अगले 2-3 दिन में उसकी पॉलिसी से वाज़े हो जाएगा। अगर उन्होंने अगले 2-3 दिन में नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर लेजिस्लेशन में हिस्सा लिया, हुकूमत को सपोर्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब और अपोजिशन साथ नहीं चल पाएंगे। साहब, और नए इंतजामी यूनिट्स के मामले पर इस बात का कितना इम्कान है कि तहरीक इंसाफ सेम पेज पर आ जाए? हाँ, ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ। तहरीक इंसाफ के बहुत से जो रहनुमा हैं उनके साथ इस मामले में मेरी बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। वो नए इंतज़ामी यूनिट्स को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान भी नए इंतज़ामी यूनिट्स को सपोर्ट करते रहे हैं माजी में, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें कि बड़ी तादाद में उनके जो MNAs और सेनेटर्स हैं, उन्होंने आज ही एक गैर रस्मी मुशावरत की है जिसमें उन्होंने आज ये फ़ैसला किया है कि इस हुकूमत ने अगर पंजाब में साउथ पंजाब सूबा बनाने की कोई इनिशिएटिव लिया उसको हम सपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबा बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि अगर इस हुकूमत ने सिंध में कोई नया सूबा बनाने की कोशिश की या कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी फ़ैसले को सपोर्ट नहीं करेगी। तो फिर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के करीब आने के काफ़ी इम्कानात हैं। देखिए, मैंने कहा आपको कि तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को सामने रख के किया, क्योंकि उनकी पार्टी की कराची में भी मौजूदगी है, सिंध में भी मौजूदगी है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अपने अमल से बहुत सी चीज़ें साबित करनी है ना। तो अब अगर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इस मामले पे एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नए सूबों का मामला है जिस पे बड़ी डिबेट शुरू करवाई गई थी, कुछ लोगों ने दावे किए थे जी फैसला हो गया है, अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन होना है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है, मुझे लगता है कि मामला रुक गया है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नई तहकीकाती टीम ने मीर रज़ा अली की मंगेतर और दोस्तों से मीर रज़ा अली के बारे में ऐसे मुबैना सवालात किए हैं कि उन सवालात पर सवाल उठाते हुए मीर रज़ा अली की फैमिली की जानिब से उनके वकील जिब्रान नासिर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त लिख दिया है और वज़ीर आला सिंध को फैमिली के खदशात से आगाह करते हुए उनसे केस की बराह रास्त निगरानी की दरख्वास्त की है। ख़त के मुताबिक केस में सबसे परेशान कुन हक़ाइक़ मीर रज़ा अली की मंगेतर के ज़रिए हमारे मौक़िफ़ यानी मीर रज़ा अली की फैमिली के इल्म में आए हैं, जो मौजूदा तहकीकाती टीम के कंडक्ट पर संगीन सवालात उठाते हैं। 17 अगस्त को मौजूदा तहकीकाती टीम ने मीर रज़ा अली की मंगेतर को फिरोज़ाबाद थाने में बुलाया। उनका बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके बजाय कि मीर रज़ा अली की मंगेतर को
पहले अपनी मर्जी से अपना मुकम्मल बयान रिकॉर्ड कराने की इजाज़त दी जाती और फिर तहकीकाती टीम उनसे अपने सवालात करती। तहकीकाती टीम ने इब्तिदाई से मीर रज़ा अली की मंगेतर से मखसूस सवालात करना ज़्यादा मुनासिब समझा, जिनका बुनियादी मरकज़ मीर रज़ा अली की ज़हनी सेहत, उनके वालिदैन के इख्तलाफात की वजह से उनकी जहनी हालत पर पड़ने वाले असरात और मीर रज़ा अली की ऑनलाइन ट्रेडिंग की सरगर्मियाँ थीं। ख़त के मुताबिक साथ ही जब मीर रज़ा अली की मंगेतर ने अपने जवाबात की वजाहत करने, उनका पस मंज़र बयान करने या मीर रज़ा अली के दोस्तों, साथियों और उनके बिजनेस पार्टनर्स के साथ समाजी रवाबित और ताल्लुकात के हवाले से उमूमी मालूमात फराहम करने की कोशिश की तो उन्हें बार बार टोका गया और जवाबात मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं दी गई। दर हकीकत वहाँ मौजूद तफ्तीशी टीम के रुकन SSP सैयद अली रज़ा ने वाज़े तौर पर कहा कि अगरचे हम अब कत्ल के पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन हमने खुदकुशी के इम्कान को खुला रखा है, अब भी रखा है। ख़त के मुताबिक तहकीकाती टीम की ऐसी अप्रोच मीर रज़ा अली केस की तफ्तीश की पूरी कार्रवाई को बेनतीजा बना देती है। मीर रज़ा अली की मंगेतर से कई सवालात पूछे गए जिनमें उनसे वो हक़ाइक़ बताने का नहीं कहा गया जो वो जानती थी, बल्कि उनसे तहकीकाती टीम की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ स्नैरियोज़ के बारे में क़यास सराइयाँ करने या अंदाज़े लगाने का कहा गया। उनमें से कुछ सवालात जो मीर रज़ा अली की मंगेतर से पूछे गए वो ये थे कि अगर हम आपको बताएं कि मीर रज़ा अली 8 करोड़ रुपए का मकरूज़ था तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगी? आप माली तौर पर मीर रज़ा अली की किस तरह मदद करती, और अगर मीर रज़ा अली आपको ये बताता तो आपका रद्द अमल क्या होता? अगर आपको ये पता चलता कि मीर रज़ा अली वॉफ्लिक्स का मालिक नहीं है बल्कि वहाँ एक मुलाजिम है और कारोबार मुकम्मल तौर पर मोहम्मद अहमद की मिल्कियत में है और मीर रज़ा अली ने शादी के लिए आपको फंसाने के लिए झूठ बोला है, तो आपका रद्द अमल क्या होता? और क्या आप फिर भी मीर रज़ा अली से शादी करती? ख़त में मज़ीद लिखा है कि हमारे क्लाइंट्स यानी मीर रज़ा अली की फैमिली को यह भी मालूम हुआ है कि मीर रज़ा अली के समाजी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर गवाहों से भी ये सवाल किया गया कि मीर रज़ा अली के मकरूज़ होने के बारे में हालिया इंकिशाफात के बाद क्या वो एक नाकाम शख्स था या कामयाब शख्स था। इसका मतलब ये है कि तहकीकाती टीम तमाम तस्लीम शुदा कवानीन, कवायद और तरीक़ाकार से लाइल्मी का मुज़ाहिरा करते हुए गवाहों से उन हक़ाइक़ के बारे में नहीं पूछ रही थी जिनका उन गवाहों को बराह रास्त इल्म था, यानी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था, बल्कि उन गवाहों से मीर रज़ा अली के मामलात और जहनी सेहत के बारे में क़यास सराइयाँ करने का कहा जा रहा था। सवालात के इस मखसूस तरीक़ाकार को मुज्तबा तक़वी ने भी कन्फर्म किया है, जिन्हें 17 अगस्त को बतौर गवाह बुलाया गया था। मीर रज़ा अली की फैमिली की जानिब से वकील जिब्रान नासिर के ख़त में मज़ीद लिखा है कि तहकीकाती टीम के अराकीन का ऐसा कंडक्ट पुलिस पर मुसलसल दबाव के हवाले से संगीन खदशात और ये अंदेशे पैदा कर रहा है कि पुलिस किसी भी तरीके से मीर रज़ा अली की मौत को खुदकुशी करार देने के नतीजे के साथ अपनी तफ्तीश को हम आहंग करे, यानी वो भी खुदकुशी का वही नतीजा निकालें जो पहली तहकीकाती टीम ने निकाला था। ख़त के मुताबिक 15 अगस्त से 17 अगस्त तक हमारे क्लाइंट्स यानी मीर रज़ा अली की फैमिली को बार बार CPLC के दफ्तर जाने के लिए कहा गया ताकि उन्हें जाए वक़ूआ के इलाके की 28 जुलाई और 29 जुलाई की CCTV फुटेज दिखाई जा सके। ताहम जब मीर रज़ा अली की फैमिली ने मीर रज़ा अली का पीछा करते हुए नजर आने वाली कुछ मशकूक गाड़ियों यानी एक सफ़ेद ऑल्टो और एक मोटरसाइकिल के बारे में सवालात उठाए तो CPLC के पास या तो इर्द गिर्द के कैमरों की फुटेज ही मौजूद नहीं थी या जहां फुटेज मौजूद थी वहां भी वो फुटेज मुतल्लिका वक्त का इहाता नहीं करती थी, जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई थी, किस सिमत में गई थी और क्या किसी मकाम पर इन गाड़ियों का मीर रज़ा अली के साथ आमना सामना हुआ था। ख़त के मुताबिक CPLC की जानिब से ये बेबसी पहली तहकीकाती टीम के कंडक्ट की वजह से थी, जिसने बदनीयती से काम लेते हुए जानबूझकर मुतल्लिका CCTV फुटेज महफूज करने और हासिल करने में नाकामी का मुजाहरा किया और लाश मिलने की हदूद को भी मुनासिब तरीके से मार्क नहीं किया या उसके इर्द गिर्द के इलाकों की निशानदही तक नहीं की। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि तहकीकात का मकसद मीर रज़ा अली के कत्ल के बारे में हकीकत सामने लाना नहीं बल्कि उसे दबाना था। साथ ही हमारे क्लाइंट्स ने वाज़ेह तौर पर वाटर बोर्ड के दफ्तर के अंदर और उसके इर्द गिर्द नस्ब तमाम कैमरों की CCTV फुटेज देखने का मुतालबा किया जो उस जगह से चंद 100 मीटर के फासले पर है जहां से लाश मिली थी। इसके जवाब में एक बार फिर उन्हें सिर्फ सिलेक्टिव फुटेज दिखाई गई। मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील की जानिब से ख़त में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से दरख्वास्त की गई है कि आपका ऑफिस मीर रज़ा अली के केस की बराह रास्त निगरानी करे और तहकीकाती टीम से बराह रास्त अपडेट्स ले। साथ ही मौजूदा तहकीकाती टीम को हिदायत दी जाए कि मुसाबका तहकीकाती टीम और दीगर अफसरान के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 201 और 212 और दीगर मुतल्लिका सेक्शंस के तहत तहकीकात करे। ख़त में यह दरख्वास्त भी की गई है
कि मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसे ओहदों पर उनकी मौजूदगी गवाहों और शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का खतरा पैदा करती है और उन्हें खुद को एहतसाब से बचाने के लिए नाजायज़ इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का मौका फराहम करती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे साथ मीर रज़ा अली की फैमिली के वकील जिब्रान नासिर मौजूद। जिब्रान, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान, जिस दिन नई तहकीकाती टीम ने काम शुरू किया, वालिदैन से उन्होंने बयानात लिए, उस दिन वालिद मुतमईन नज़र आ रहे थे, मगर कल वालिद की जानिब से सवालात उठाए गए और आज आपने वालिदैन की जानिब से, अपने क्लाइंट्स की जानिब से जो चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा है उसमें मज़ीद परेशान कुन सवालात उठा दिए हैं। उनकी मंगेतर से कैसे सवालात किए गए वो बयान किए हैं, दीगर वो गवाहों से किस तरीके से बात की गई वो बयान की है। कल भी आपने इस अंदेशे का इजहार किया था कि ये फिर खुदकुशी की तरफ ले जाने का मामला है। दूसरा पोस्टमार्टम आ गया, उसमें इतना कुछ बता दिया गया, उसके बावजूद भी ये अंदेशा है नई जो तहकीकाती टीम है उसके कंडक्ट से। देखिए जी शाह साहब, ये जो खत लिखा गया है क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शंस पे और सीधा चीफ मिनिस्टर साहब को, पहले तो इसकी वजह बताइए कि डायरेक्ट सीएम साहब को क्यों मुखातिब किया जा रहा है और उनको क्यों कहा जा रहा है इस केस की निगरानी करें, क्योंकि अपने अमल कॉल से और अपने फेल से जो है अपने आप को मुतनाज़ा और पार्टिजन और जानिबदार बनाया है इस केस में होम मिनिस्टर साहब ने, और काफ़ी मिसकम्युनिकेशन की है जिसकी डिटेल्स मैंने इस केस में दी हैं, और साथ में आईजी सिंध साहब ने भी, और दोनों नाकाम रहे हैं कि जो आपकी साबका टीम थी इन्वेस्टिगेशन की, जिन्होंने सबोटाज किया इन्वेस्टिगेशन को, जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं कि टाइम के ऊपर एविडेंस प्रिजर्व नहीं किया गया, जिसमें सीसीटीवी शामिल है, जिसमें फोरेंसिक शामिल है, जिसमें सीएसयू का ना आना और उनकी भी जो कोताहियां हैं। तो जो आपका सीएसयू यूनिट है, जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके खिलाफ अभी तक कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई। वो अभी तक अपने ही ओहदों पे कायम हो रखे हैं। वही डीआईजी ईस्ट है, वही एसएसपी ईस्ट है, वही एसपी ईस्ट है। उसी जिले के अंदर कार्रवाई और तफ्तीश हो रही है, यानी कि वो अभी भी टेम्पर कर सकते हैं एविडेंस को और विटनेसेस को। तो उनको ना सस्पेंड किया गया, ना अपनी पोस्टिंग से रिमूव किया गया, ना उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। तो हम सीएम साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि जी इसके खिलाफ ये काम किया जाए। दूसरी चीज कि आपकी जो मौजूदा इस वक्त तफ्तीशी टीम है, वो मौजूदा तफ्तीशी टीम भी 201 उन्होंने सेक्शन तो ऐड कर दिया इस केस के अंदर एविडेंस मिटाने का, मगर हमारी मालूमात के मुताबिक सिवाय वो एक एसएचओ गुलस्तान जौहर और एक डीएसपी शारा फैसल, इनके अलावा किसी का बयान नहीं लिया गया, किसी से तफ्तीश नहीं हुई कि क्यों चुके आपने सबोटाज की और क्यों बर्बाद किया आपने एविडेंस। तो वो भी दायरा कार इन्वेस्टिगेशन का वहां तक नहीं बढ़ा रहे, तो उनको उस दायरा कार में लिया जाए। फिर आगे चलते हुए 13 अगस्त को जी मैंने आखिरी मीटिंग अटेंड की थी तफ्तीशी टीम के साथ, खानदान के साथ अपनी मौजूदगी में। उसके बाद तमाम तर मुलाकातें जो खानदान की हैं, जो मुद्दई की हैं, वो तफ्तीशी टीम से डायरेक्ट होती रही, सीपीएलसी से डायरेक्ट होती रही, और जो कुछ खदशात, जो कुछ आप लेटर में देख रहे हैं, वो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया या हमें आके दूसरे गवाहों को जिनको बुलाया गया। और ये कल भी जो टिकर्स चले, खास तौर पे बिलखुसूस सिंध पुलिस की जानिब से, कि जी अभी भी कोई अभाम है, अभी भी थोड़ा मुतनाज़ा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है 2 मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर। पहला एमएलओ लिख के दे चुका, सुसाइड इज हियर बाय एक्सक्लूडेड, फाइनल रिपोर्ट के अंदर उसने अपनी रिपोर्ट का खुलासा खुद कर दिया। स्पेशल मेडिकल बोर्ड प्रोविजनल रिपोर्ट में कह चुका, गोली पीछे से लगी, जो थोड़े अरसे में केमिकल के आने के बाद रिपोर्ट के वो उस रिपोर्ट को फाइनल कर देंगे। आपके लोग जाके हेल्थ डिपार्टमेंट में कह रहे हैं कि जी हमें कोई रिटायर्ड डॉक्टर दो जो हमारे लिए तशरीह मुख्तलिफ करके दे रिपोर्ट की, या कोई आसान तशरीह करके दे। ये क्या मजाक आपने लगाया हुआ है? आप सिनेरियोज दे रहे हैं कि विटनेसेस उस पर क्या सरैया करें, यानी कि स्पेक्यूलेशन किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल एविडेंस है, चाहे वो पुलिस को आपने बयान दिया या कल को कोर्ट पे बयान दिया। सवाल तो ये होगा कि मुश्तबा साहब या जो उनकी मंगेतर है कि जी आपसे तो तुक्के लगाने को कहा गया और आपने कहा कि अगर ये सिनेरियो हो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। और ये बात बार बार क्योंकि हमारे सामने ये जिक्र नहीं हुआ, ये बड़ा खौफनाक बात है हमारे लिए और तशवीशनाक बात है। मुद्दई को कहीं नहीं बोला गया, खानदान को कहीं नहीं बोला गया कि अभी तक इम्कान खुदकुशी का हमने दरवाजा खुला रखा हुआ है। आप गवाहों को ये बुला के, ये पसे मंजर दे के, ये माहौल बना के फिर आप उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और 24 सवाल हैं इस खत के अंदर जो आज तक टिल डेट 10वां दिन है। देखिए जी ऐसा नहीं है तफ्तीश आज हुई और हमने अगले दिन शोर मचा दिया, हमें कोई शौक है। 9 अगस्त को तफ्तीश चेंज हुई थी शाहिद साहब, आज 19 अगस्त है। 10 दिन गुजर चुके हैं जिसके बाद हम अभी तक उस मेडिकल बोर्ड से बाहर नहीं आ रहे। क्या बताया है आपको जियो फेंसिंग ने, क्या बताया है आपको सीडीआर ने, क्या बताया आपको एरिया सीसीटीवी फुटेज ने, क्या बताया वो सेफ सिटी कैमरा जो 10-10 हजार के चालान देते हैं सीट बेल्ट ना पहनने पे, क्या व्हीकल्स आइडेंटिफाई किए उन्होंने, क्या मूवमेंट्स आइडेंटिफाई की हैं? कोई जवाब नहीं है। और ये फिर जो सवाल जिस तरह से किए गए हैं कि जी वो तो मुलाजिम था अगर आपको पता चले और वो ओनर ही नहीं था,
ये क्या सिनेरियो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं? ये किधर इन्वेस्टिगेशन आप लेके जा रहे हैं? और जिब्रान, ये बड़ी अहम बात है कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि 13 अगस्त को आप आखिरी दफ़ा आपने कहा कि गए थे और उस दिन आप और उनके वालिद मीर रज़ा अली के वो हमारे प्रोग्राम में भी आए थे और वो मुतमईन नजर आ रहे थे, तो फैमिली से उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बात की और ये नहीं इंदिया दिया कि जी हम इसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये खुदकुशी का एंगल भी अभी तक अलाइव है, मगर गवाहों से जिसमें मीर रज़ा अली की मंगेतर भी शामिल हैं, इस किस्म के सवालात भी किए गए, ये इंदिया भी दिया कि जी हम कर रहे हैं कत्ल की तफ्तीश बट खुदकुशी का एंगल भी कायम है, और फिर जो सवाल है उनकी डायरेक्शन ये थी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और ये ना सिर्फ ये कि इनको अंदिया दिया गया, मैंने खुद उनसे कंफर्म किया जी फर्स्ट हैंड एग्जैक्टली ये सवाल दोहराए गए कि हमसे ये सवाल पूछे गए थे। हमने एक और भी चीज इसमें मेंशन की है खत के अंदर, जो मालूमात हमें बहुत ट्रबलिंग आई, ऑफ कोर्स मीडिया और जर्नलिस्ट राय से ही आती हैं, कि जो पहले एमएलओ हैं उनकी फाइनल रिपोर्ट इशू होने से पहले उनको पुलिस के आला हुकाम ने हुकूमती एक दफ्तर में बुला के जो है प्रेशर करने की कोशिश की और बोला कि तुम जो है अड़ जाओ इस बात पे कि सुसाइड है और तुम ये कंक्लूजन दे दो, इवन दो उसने फर्स्ट रिपोर्ट में ये कंक्लूजन नहीं दिया था। तो हमारा ये इस पे मानना है कि जी अभी तक कंसिडरेबल पॉलिटिकल क्लाउड एक्सरसाइज हो रहा है, अभी तक इसके ऊपर प्रेशर हो रहा है, मौजूदा टीम को भी शायद बंद काम नहीं करने दिया जा रहा, गोल गोल दायरे में घुमा रहे हैं खुदकुशी के, और 3 आउटकम्स ये निकालेंगे, या तो खुदकुशी डिक्लेयर कर देंगे, या इसको ए क्लास कर देंगे कि जी अनट्रेसेबल हो गया, या तीसरा किसी इलाके को जो कचरा चुनने वाले को पहले जिनसे ढूंढ रहे कि कोई हमें मिल जाए नशई या कचरा चुनने वाला, तो उस पर हम कत्ल डाल दें और लाद दें कि जैसे वो इतना बड़ा कंस्पिरेटर था और उसके लिए जतन हो रहे थे। उसके लिए पहले दिन कॉल गई थी सीएसयू को, जो आपके प्रोग्राम ने बात रखी कि जी मत जाओ साइट के ऊपर। उसके लिए ब्लॉक 7 के अंदर पुलिस पार्टी को कहा कि वहीं पे रहो, यहाँ ब्लॉक 1 में आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने बगैर फोरेंसिक की जगह को सिक्योर किए हुए बॉडी हटा दी। उसके लिए 24 घंटे तक आपने वहां पे जगह को मैनिपुलेट होने दिया। उसके लिए 2 दिन बाद आपको उसी जगह से होस्टर मिल गया। उसके लिए आपने मकाम को आग लगा दी, और फिर जहां आग लगाई वहां से खोल नहीं मिला, उसके 2 फीट दूर जहां नॉर्मल घास थी वहीं से फिर खोल मिला। एक्टिव मैनिपुलेशन क्राइम सीन की उसकी वजह से होती रही। उसकी वजह से जो सैंपल 29 जुलाई को जब्त किए गए, सील किए गए, वो आपने 6 अगस्त को 9 दिन बाद डॉक्टर सुमैया की टीवी पे आने के बाद और ये खुलासा होने के बाद आपने भेजे। उसकी वजह से आपने रातों रात मेडिकल बोर्ड चेंज करने की कोशिश की। उसकी वजह से आपने डॉक्टर सुमैया के ऊपर अटैक किया और होम मिनिस्टर साहब ने बैठ के अटैक किया। और उसकी वजह से शहजाद इकबाल के शो पे आके होम मिनिस्टर कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन ये तय करेगा कि रिपोर्ट पहले मेडिकल एमएलओ की सही है या मेडिकल बोर्ड की सही है। मगर सीएम साहब, और जिस बात पे हम डिनाई कर देते हैं कि जी इस कंट्रोवर्सी के लिए अगर जुडिशियल कमीशन बन रहा है या केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए बन रहा है तो हमें नहीं चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, जज का काम नहीं है। हम जब डिनाई कर देते हैं तो 2 दिन बाद सीएम साहब कहते हैं कि जी हम तो जुडिशियल कमीशन बना रहे थे पुरानी पुलिस वालों का एहतसाब करने के लिए कि उन्होंने जो गलतियां की हैं। तो ये मिसकम्युनिकेशन होम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर हो रही है कि घर आके एक बात बोली गई, टीवी पे एक बात बोली गई और सीएम साहब को एक बात कम्युनिकेट की गई, और जो आईजी साहब और होम मिनिस्टर बैठ के आज तक कोताहियों का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने आगे चीफ एग्जीक्यूटिव को भी कम्युनिकेट किया, बिकॉज वी हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। वो सीनियर मोस्ट इस वक्त सिविलियन ऑफिस होल्डर है सूबे के अंदर, उन्हीं से उम्मीद है कि वो इसकी निगरानी करें, केस की सुपरविजन करें। और हमने इसमें बताया है, हमने पीएमओ को इसलिए इसमें कॉपी किया है कि अगर वफाक से आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है, किसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, लॉ एनफोर्समेंट की, तो हम पीएमओ को भी अब्रेस्ट कर रहे हैं कि वो रेडीली आपको प्रोवाइड करे। और एंड में हमारे पास यही चारा बचेगा कि हम किसी जेआईटी की तरफ जाएंगे विद मल्टीपल एजेंसीज। बट हम सीएम साहब से इस वक्त उम्मीद लगा रहे हैं कि मौजूदा टीम के साथ ये शायद हकायक सामने रख दें आवाम के कि कौन कातिल है, कौन ये असर रसूख इस्तेमाल कर रहा था। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर की गुफ्तगू आपने सुनी। सवाल उठ रहा है इस केस में, शुरू से उठ रहा है और अब एक दफ़ा फिर ये सवालात और अंदेशे सामने आ रहे हैं कि नई तहकीकाती टीम भी खुद मीर रज़ा अली के मंगेतर को बता रही है कि हम तहकीकात कत्ल की कर रहे हैं मगर खुदकुशी के इम्कान को रद्द नहीं कर रहे हैं। साथ ही वो ऐसे सवालात कर रहे हैं जो मीर रज़ा अली के किरदार से मुताल्लिक है और मंगेतर से कर रहे हैं। ये पूछना कि क्या मीर रज़ा अली 8 करोड़ रुपए का मखरूज था, ये पूछना कि क्या वो वाकई वॉफ्लिक्स का मालिक था या सिर्फ मुलाजिम था और उसने आपको फंसाया और ये फंसाने के लिए ये बताया कि वो मालिक था, ये वो सवालात हैं जो पुलिस के अपने कंडक्ट पर, नई तहकीकाती तफ्तीशी टीम के अपने कंडक्ट पर सवालात उठा रहे हैं। और फिर ये सवाल उठता है, हमने कल के प्रोग्राम में बहुत सारी फुटेज आपके सामने रखी है कि क्या वजह है कि जब CPLC के पास जा रहे हैं वालिदैन, पुलिस के पास जा रहे हैं वालिदैन, तो उनको सारी फुटेज नहीं फराहम की जा रही है। जो फुटेज मौजूद है, जो मीडिया रिपोर्टर्स तक पहुंच रही है, जो हम अपने प्रोग्राम में भी आपके सामने रख रहे हैं, वो पुलिस के पास नहीं है। अगर है तो वालिदैन को क्यों नहीं दिखाई जा रही है, या पुलिस तफ्तीश को सिमत में नहीं ले जाना चाहती है। मुसलसल तफ्तीशी टीम को, नई तफ्तीशी टीम को भी प्रोग्राम में बुलाने की दावत देते रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो आएँ, अपना मौक़िफ़ बयान करें, क्योंकि बहुत सारे सवालात, बहुत सारे इल्ज़ामात, बहुत सारे अंदेशे अब सामने आ रहे हैं जो पुरानी टीम के साथ साथ नई टीम के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं।
प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक ऐसा केस आपके सामने रखेंगे जो निज़ाम में ताकत के इस्तेमाल पर मज़ीद सवालात उठाता है। एक ब्रेक के बाद वकील और इंसानी हुकूक की कारकुन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुतनाज़ पोस्ट का केस पीका कानून के अपने मकासद और ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल की एक वाज़ेह और बड़ी मिसाल बन गया है, जिसमें खातून और मर्द वकील जो मियाँ बीवी हैं दोनों को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई और उन्हें ताहाल कोई अदालती रिलीफ नहीं मिल सका है। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा मौतली से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी से केस की अब तक की तफसीलात तलब करते हुए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। वाज़ेह रहे कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर एडवोकेट हादी अली चट्ठा को रवा साल जनवरी में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी पीका के तहत मुतनाज़ पोस्ट केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट रियासत मुखालिफ बयानिए के ज़मरे में आती है। दोनों ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया था, जबकि 24 जनवरी को इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट के जज अफजल मजूका की जानिब से ये सज़ा सुनाए जाने के बाद ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और सज़ा मौतली की दरख्वास्त दायर कर दी थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सज़ा मौतली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की वजह से मार्च में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। फिर अप्रैल के आखिर में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मौतली की दरख्वास्तों की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की। 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि वो इस केस में सज़ा मौतली की दरख्वास्तों का फैसला 2 हफ्तों के अंदर करे, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से 1 जून को केस की दोबारा समाअत हुई, मगर ये समाअत 4 जून तक मौखर कर दी गई। तहम 4 जून की कॉज लिस्ट 3 जून को मुअत्तल हो गई, जिसके बाद से इस केस में कोई समाअत ही नहीं हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में इस हवाले से मुतादिद समाअतें हुई, जबकि आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। और समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के वकील से अब तक की तफसीलात तलब कर ली। इस दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे पर कोई पेशरफ्ती नहीं की, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हाई कोर्ट पेशरफ्त ना करे तो हमारा क्या इख्तियार है, क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंतजार करती रहे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगा। इसके बाद अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि यह केस 12 अगस्त 2025 को पीका के तहत दर्ज की गई एक शिकायत से शुरू हुआ, जो NCCI इस्लामाबाद के असिस्टेंट डायरेक्टर ने FIA के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर में खुद दर्ज कराई थी, जिसमें ईमान मज़ारी पर दहशतगर्द ग्रुप्स और कलअदम तंजीमों से मिलते जुलते बयानिए फैलाने और उनकी तशहीर करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, जबकि उनके शौहर हादी अली चट्ठा पर उनकी कुछ पोस्ट दोबारा शेयर करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। दोनों इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आए हैं। आम बात यह है कि इस केस में इल्ज़ामात के साथ साथ केस के ट्रायल पर भी संगीन इल्ज़ामात और सवालात शुरू ही से उठे हैं, जिन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत दीगर आलमी इदारों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, क्योंकि इस केस में ट्रायल गैर मामूली उजलत में मुकम्मल किया गया, जबकि दोनों मुल्ज़िमान को गवाहों पर जिरा करने और अपने हक़ में शवाहिद पेश करने के हक़ से भी महरूम रखा गया, जबकि दोनों की सज़ा का ऐलान उस वक्त किया गया कि जब केस की समाअत करने वाले जज की तब्दीली की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा थी और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा ने मज़कूरा जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।